तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता बुलाई और उन्होंने केन बेतवा लिंक परियोजना पर विस्तार से बात की। तो शराबबंदी सहित कई मामलों में डॉक्टर मोहन सरकार की तारीफों के पुल भी बांध दिए। ऐसे में केन बेतवा लिंक परियोजना शुभारंभ में ना बुलाए जाने की कसक भी उमा भारती के चेहरे पर नजर आई। तो पूर्व शराबबंदी को लेकर उनके ठसक कहीं ना कहीं दिखाई दी। वहीं शिवराज सरकार में रही और साथ ही इसी के साथ डॉक्टर यादव के फैसलों पर मुक्त कंठ से मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा ने उनकी उदारता को जाहिर किया। कड़े और बड़े फैसलों पर पूर्व सीएम की प्रतिक्रिया काबिल तारीफ रही। देखिए एक खास रिपोर्ट जिसमें उमा भारती ने अपने विचार पत्रकारों के सामने रखे। उमा भारती ने डॉक्टर मोहन यादव पर लुटाया दुलार। सीएम के फैसलों ने जीता जनता का प्यार। केन बेतवा लिंक मध्य प्रदेश के लिए बनी वरदान। सीएम तय करेंगे उपलब्धियों के सभी सोपान। अपने जोशीले अंदाज और बेबाक बोल के लिए पहचानी जाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता की। यहां उमा भारती की केन बेतवा कार्यक्रम में ना बुलाने को लेकर जहां कसक नजर आई, तो शराबबंदी और रायसेन मंदिर का ताला खुलवाने के मामले में उनकी ठसक बरकरार दिखी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के फैसलों पर खुलकर प्रशंसा करना उनकी उदारता को भी दिखा गया। केन बेतवा लिंक परियोजना के जिक्र से प्रेस वार्ता की शुरुआत कर उमा भारती ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के शुरुआती दौर से अमल में आने तक के परिदृश्य को सामने रखा और मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक बड़ी सौगात बताया। उमा भारती ने कहा कि ये परियोजना स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। उन्होंने पीएम मोदी और डॉक्टर मोहन यादव को ये ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए दिल से धन्यवाद दिया। अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रही उमा भारती ने भी इस परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कैसे इस परियोजना की फाइल को साल 2004 से साल 2014 तक धूल खाने छोड़ दिया गया था। केन बेतवा शुभारंभ आयोजन में उनकी मौजूदगी न हो पाने की कसक उमा भारती के चेहरे पर साफ नजर आई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेरी मौजूदगी से ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि परियोजना अपने स्वरूप में आ गई। 29 परियोजनाओं से और 34,000 मेगावाट बिजली जनरेट होगी, जिससे कि हम पूरी दुनिया को बिजली बेच सकेंगे। और ये 30 परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए जो मुंह था वो केन बेतवा थी, और इसलिए मैं बहुत व्याकुल थी, बहुत व्यग्र थी। स्वयं पीएमओ बहुत व्याकुल था, बल्कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब भी मुझे पीएमओ ने कहा, जबकि मैं तो सांसद भी नहीं रही थी, 19 के बाद मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन मुझे तो नितिन गडकरी जी ने कहा, उनके पास जल संसाधन था, तो उन्होंने कहा आप जाइए और बात करिए। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो नहीं जाऊँगी जब तक मुझे पीएमओ अथोराइज नहीं करेगा, तो मैं नाम नहीं लूँगी। एक अधिकारी का फ़ोन आया, जिसको हम एक प्रकार से प्रधानमंत्री की ही बात मानते हैं कि उन्होंने ही कहा होगा। तो मैं कमलनाथ जी को जाके मिली और मैं निराश हो गई एक अधिकारी को देख के कि ये पहले भी मौजूद था, इस परियोजना का विरोध कर रहा था, और वो वहाँ भी मौजूद था। अब ये 44,000 करोड़ की योजना हो गई। ये इसलिए भी हो गई है क्योंकि इसमें बीना कॉम्प्लेक्स भी जुड़ा है। पहले बीना कॉम्प्लेक्स वगैरह इसमें नहीं थे, लेकिन 2017 से लेकर 2024 तक का जो समय निकला है, इसमें बजट दुगने से 1.5 गुना तो हो ही गया। देखिए ना, जरा सी भूल से हजारों करोड़ का कितना बड़ा भार है जो देश के ऊपर आ जाता है। तो इसलिए मैं मोहन यादव जी का बहुत 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 अभिनंदन करना चाहती थी। उसी दिन मैं अभिभूत हो गई थी। मैं ये बात पहले ही कह चुकी थी एक सभा में, जब उस परियोजना के लिए बात करने के लिए मैं उधर गई थी, तो मैंने कहा था देखो तुम लोग इस बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं किसी प्रोटोकॉल में नहीं आती हूँ, तो हो सकता है कि इसके शिलान्यास में मुझे निमंत्रण भी ना मिले, क्योंकि मैं सांसद भी नहीं हूँ, मैं मंत्री भी नहीं हूँ, मतलब मैं किसी प्रोटोकॉल में नहीं आती हूँ और मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन केन बेतवा आ सकी, इसकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगी, सबसे बड़ा इनाम होगा मेरे लिए ये कि केन बेतवा आ सकी, और वो एक एग्जाम्पल बनी है बाकी योजनाओं को शुरू होने के लिए। तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। मोहन यादव जी बहुत पढ़े लिखे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। लोग चौंक गए, वो खुद भी चौंक गए जब वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन मैं उनको 2003 से जानती हूँ और मैं उनको गुरु तुल्य मानती हूँ कुछ बातों में। जैसे मैं शिवराज जी को मानती थी कि जब मोहन यादव को टिकट मिला था विधानसभा का,
और जब उनको दबाव बना वहाँ का कि ये यहाँ के नहीं हैं, तो उन्हें स्वेच्छा से कह दिया कि मुझे नहीं लड़ना। मैंने उनको बहुत समझाया, 2-4 दिन में उनको बोली नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं दीदी, आपका चुनाव निर्विवाद होना चाहिए, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं कभी लड़ूंगा। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और इसलिए मैं इस दृष्टि से उनको बहुत गमखोर, धैर्यवान और सहनशील व्यक्ति मानती हूँ। और मुझे लग रहा है कि समय के साथ वो अपने आप को साबित करेंगे कि वो बहुत अच्छी चॉइस थी सभी लोगों की, जिन्हें भी मिलकर के फैसला किया था। पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, सरल और प्रसन्न मन के हैं, विनम्रता है, और केन बेतवा को शुरू करना बहुत बड़ी साहस की बात थी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी के फैसलों पर उन्होंने सीएम की खूब तारीफ की। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव ने जब से कुर्सी संभाली बहुत साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उनमें से शराबबंदी का फैसला भी अहम है। उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर मोहन यादव को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरह अपना गुरु मानती हैं। जब उमा भारती शराबबंदी की बात कर रही थी तो गुजरात और बिहार का जिक्र भी उन्होंने किया और वहां की सरकारों की सराहना भी। यहाँ उमा भारती का अंदाज बेहद खास दिखा, क्योंकि वे लंबे समय से शराबबंदी कराने की दिशा में अभियान चला रही हैं। इसीलिए उनका मानना था कि सरकार धार्मिक स्थलों से शराबबंदी कर पूर्ण शराबबंदी की ओर बढ़े। चर्चा करते करते उमा भारती ने ये भी कहा कि ये होगा क्योंकि ऐसा साहसिक फैसला डॉक्टर मोहन यादव ही ले सकते हैं और शीर्ष नेतृत्व ने जो उन पर भरोसा जताया है वो साबित कर रहे हैं कि उनके फैसले सही थे। धीरे धीरे सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी श्रेष्ठता भी सभी के सामने साबित करेंगे। जब मैं सीएम थी तब भी शराब माफियाओं के जाल से मैंने सिस्टम छुड़ा ही लिया था, लेकिन फिर मैं चली गई। मैं चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश शराबबंदी में एक आदर्श मॉडल बने। पूर्ण शराबबंदी में अभी तक एक राज्य जो लगातार चला है वो है गुजरात, लेकिन उसमें भी शराब की एक प्रणाली बनाई गई है, जिसमें कि जो लोग के पास में कोई एक वो सर्टिफिकेट होता है ले लेने का। अब आ गई दोष की बात, तो निर्दोष प्रणाली 100% तो भगवान राम के राज्य में ही रही होगी, लेकिन करने वाले का अटेम्प्ट का जो मन है ना, जो वो 100% होना चाहिए, तो फिर वो चीज़ लागू रहती है। जैसे नीतीश कुमार का है, तो उनकी पार्टी के ही विधायक पीते हुए पकड़े गए, तो उन्होंने कहा पकड़ लेंगे, सजा होगी जो सजा होनी चाहिए, लेकिन वो डरे नहीं। ये निडरता का निर्णय है, साहस का। और मैं मोहन जी पे इसलिए भरोसा कर रही हूँ क्योंकि वो साहसिक निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। ये अभी तक के उनके 1 साल के कार्यकाल से ये बातें तय हो गई हैं, और इसलिए मुझे लग रहा है कि वो इस निर्णय को भी ले सकेंगे और हम पूर्ण शराबबंदी की ओर बढ़ सकेंगे। क्योंकि पूर्ण शराबबंदी की ओर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं ना, तो कमियां इतनी आ जाती हैं कि कमियां प्रभावी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम एक साथ पूरा कर दें ना, तो फिर उसके बाद जो कमियां आएंगी उनको हम दुरुस्त कर सकते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम ऐसा कर सकते हैं। हम गुजरात का पैटर्न पे कर सकते हैं, जो गुजरात का पैटर्न है। बहुत अच्छी खबर आपके मुंह में क्या टनो घी और मनो शक्कर। 17 जगह। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं मोहन जी को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि वो इस देश के सफलतम मुख्यमंत्रियों में शुमार हों। केन बेतवा शराबबंदी के अलावा उन्होंने करोड़पति कांस्टेबल मामले का भी जिक्र किया। पूर्व सीएम ने कहा कि सौरभ शर्मा तो भ्रष्टाचार के गड्ढे का छोटा सा केचुआ है, ये मामला व्यापम से भी बड़ा है। मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अपील करूंगी कि गड्ढे को खोदते जाएं, अभी कई और अजगर बाहर निकलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चेक पोस्ट को पर्दाफाशी बनाने गुजरात मॉडल लागू करना चाहिए। इससे सरकार को इतना रेवेन्यू मिलेगा जिससे शराबबंदी के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। ये 2003 में ही, मतलब मैंने असल में मैं मुख्यमंत्री 2003 में बन गई हूँ, दिसंबर में मेरे सामने ये बात आ गई थी। और जब ये मेरे सामने बात आई तो मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री जी और आज के प्रधानमंत्री जी मोदी जी से बात की कि भाई इसको कैसे करना है। तो मैं चाहती हूँ कि ये पूरी तरह से हम पूरा रेवेन्यू वसूल कर सकें यहाँ से, क्योंकि मुझे हमारी उस समय की जो रेवेन्यू की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी उनका मैं नाम नहीं ले सकती, कहा गया कि अधिकारियों के नाम कोट नहीं करना है। उनने ही मुझे सुझाव दिया था। मैंने कहा था 1500 करोड़ अगर शराब का रेवेन्यू है तो हम 3000 करोड़ की व्यवस्था कर लें। तो उनने मुझे कहा कि शराब की नीति में एक परिवर्तन सबसे पहले कर दीजिए, लॉटरी। दूसरा तेंदुपत्ता का उन्होंने मेरे को सुझाव दिया, और तीसरा चेक पोस्ट का पहला सुझाव दिया। तभी उन्होंने मुझे कहा कि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है, तो मैंने कहा तैयारी शुरू करिए। एंड वी वर हम आ ही रहे थे शॉर्ट नोटिस टेंडरिंग की ओर, कि हम लंबा समय नहीं लगाएंगे, हम शॉर्ट नोटिस के टेंडर जारी करेंगे। और गुजरात के लोग जो इसका टेंडर लिए हुए हैं और जो एक्सपर्टी लिए हुए हैं,
उन्हीं की टीम को बुला करके सलाह करके और हम ये काम कर लेंगे। इतने में फिर मैं चली गई। उसके बाद फिर चूहे का बिल जितना गहराता गया होगा और आज गहराइयों में से अकेला सौरभ शर्मा एक केंचुआ निकला, अभी अजगर तो निकले ही नहीं। अब एक नई बात आई है शराब नीति की, और इसी के साथ आया है चेक पोस्ट का घोटाला। इसी से पूरी बात खुल भी गई है। जो बात मैंने 2004 में तय की थी कि ये जितने चेक पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डाल दिए जाएं गुजरात के पैटर्न पे, मतलब व्यक्ति वसूली करे ही ना। वो जो सिस्टम होता है जिसमें निकलती हुई गाड़ियाँ दर्ज हो जाती हैं और उनका कितना लगना है वो सब, मतलब इट्स डिजिटल, तो उसको कैसे बोलें, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर। हाँ वो था, और मैं गुजरात में वो चल रहा था ऑलरेडी। और उस समय पर जो रेवेन्यू कलेक्शन था शराब का वो सिर्फ 1,500 करोड़ था। तो मैंने कहा कि 1,500 करोड़ की जगह पे 3,000 करोड़ को रेवेन्यू को हम कहीं से निकालें, खनिजों में से निकालें, तेंदुपत्ता की नीति में निकालें, आबकारी नीति में भी थोड़ा परिवर्तन कर लें। जैसे माफिया से हमने छुड़ा लिया था और लॉटरी पर डाल दिया था, वो बाद में बदला फिर उसको कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसको ऐसे ही देते जाओ, ऐसे करके फिर पता नहीं क्या क्या होता गया, फिर तो मध्य प्रदेश शराब में बह गया। तो इसलिए वो सब मिलाकर के एक सिपाही के घोटाले में 1,000 करोड़ 1,200 करोड़ का मामला सामने आ गया है। तो इसका मतलब है कि अकेली चेक पोस्ट की इनकम से ही जो पूर्ण शराबबंदी का रेवेन्यू है वो कलेक्ट हो सकता है। और इसमें भी मोहन यादव जी का मैं साहस की सराहना करूंगी कि उन्होंने इस चेक पोस्ट के घोटाले के खुलने के बाद उन्होंने इसमें कोई कोताही नहीं बरती है। ये पूरी तरह से जांच की तह में वो जा रही है, सरकार पूरी तरह से जांच की तह में जा रही है। और इसके साथ परत ये खुलती जा रही है, मतलब मेरे लिए, कि मैंने जो बात कही थी कि देखो अकेले इसके रेवेन्यू कलेक्शन से शराब की रेवेन्यू की भरपाई हो जाएगी। रायसेन के किले के शिव मंदिर को लेकर जब पूर्व सीएम उमा भारती से डीएनएन के एडिटर इन चीफ राकेश अग्निहोत्री ने सवाल किया तो उन्होंने बड़े जोशीले अंदाज में जवाब दिया। साथ ही मथुरा और काशी सहित उन कई धार्मिक आस्था के केंद्रों का जिक्र किया जहां कुछ न कुछ विवाद सामने आते रहते हैं और कुछ विषय केंद्र के हैं। अब मैं ये मामला फिर उठाने वाली हूँ। पीएम मोदी से क्या अपेक्षा उमा भारती रखती हैं, इस पर उन्होंने जवाब दिया। राकेश और रंजन, हाँ, शराबबंदी पर सरकार का नेतृत्व बदला, लेकिन आपने जो मुहिम शुरू की वो कारगर हो रही है, दिशा की ओर बढ़ रही है, तो आपने जवाब। लेकिन एक और इशू है जो रायसेन के किले में जब आप गई थी तभी एक मुद्दा उठाया, उस पर कहाँ ये क्या है? राकेश जी ने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। 2 साल पहले जब मैं वहाँ गई तो ओरछा में मेरे और शिवराज जी को बिठा करके एक फ़ोन आया, मैं नाम नहीं खोलूँगी उनका, और दीदी आपको नहीं जाना है मुझे कहा गया। तो मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊँगी। तो नहीं, हम पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि 30 स्थान इस देश में ऐसे हैं जो निर्विवाद हैं लेकिन किसी वजह से बंद पड़े हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए और विवाद कोई है नहीं वहाँ पर। तो हम उन सबको एक साथ नोटिफिकेशन इशू करेंगे। तो मैंने कहा मैं जाऊँगी ज़रूर, लेकिन मैं तब तक भोजन नहीं करूँगी जब तक कि आप नोटिफिकेशन इशू नहीं करेंगे। और जो व्यक्ति बोल रहे थे वो सर्वसमर्थ थे। फिर उसके बाद में जब मैं यहाँ आ गई तो एक हमारे मध्य प्रदेश के एक समाचार पत्र ने उसका बिल्कुल छाप दिया कि हाँ वो विचार चल रहा है, हो रहा है। तो मेरे को भी उन्होंने कहा और मुझे पता भी लगा कि एक सूचना आई है कि थोड़ा डिटेल भेजिए उसके। तो मैंने भोजन किया, शिवराज जी के सामने बैठ के ही भोजन किया कि फिर ये बात पूरी। अब 2 साल हो गए हैं, अब नहीं हुआ है। तो अब मैं क्योंकि ये राज्य सरकार के हाथ की बात नहीं रह गई, अब ये केंद्र सरकार के हाथ में आ गई है। क्योंकि जो रायसेन का किला है वो राज्य के पुरातत्व विभाग के अधीन नहीं है, वो केंद्र के पुरातत्व विभाग के अधीन है। तो अगर केंद्रीय पुरातत्व विभाग का इंटरवेंशन इसमें होना है तो अब राज्य के पाले में इतनी सी बात है कि केंद्र जब उनको पूछेगा कि क्या आप इसकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं कि अगर हम खोल देने की अनुमति दें, जो आमतौर पर होता है पुरातत्व विभाग का, सुबह से सूर्योदय से सूर्यास्त तक, तो राज्य सरकार सहमति दे सकती है अपनी। लेकिन राज्य सरकार की सहमति पूछने के लिए प्रश्न तो वहाँ से आएगा। तो ये गेंद पूरी तरह से अब राज्य सरकार से बाहर हो गई है, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के उसमें है। और मैं भी इंतजार करते करते पक गई हूँ, इसलिए मैं पूछने ही वाली हूँ अब उनसे कि क्या हुआ। मोदी सरकार से अपेक्षाएं, मोदी सरकार से अपेक्षाएं सिर्फ रायसेन के किले की नहीं है। मोदी सरकार से तो अपेक्षाएं पूरे देश को अब राम मंदिर के बाद राम राज्य की हैं और उसी दिशा में मोदी जी की सरकार बढ़ रही है। हम बहुत सौभाग्यशाली समय पर हैं कि जब अपोजिशन में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे नेता मौजूद हैं जो कोई जिम्मेवारी नहीं समझते हैं देश और दुनिया के लिए,
हम तो भाग्य को सराहते हैं कि योगी जैसे मुख्यमंत्री हैं, मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं, नहीं तो हे भगवान इस देश का क्या होता। एक मौनी बाबा थे, वो अब नहीं रहे हैं, वो हिमयुग था। क्योंकि वो नहीं रहे हैं तो कहते हैं नहीं रहने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छा ही बोलो। नहीं, वो बहुत अच्छे थे, हम उनको बहुत मानते थे, मनमोहन जी को मुझे बहुत मानते थे। लेकिन ये तो सही है कि वो हिमयुग था, ऐसा लगता था जैसे बर्फ जम गई हो चारों तरफ, कोई चेतना ना रही हो कहीं भी। और उसके बाद मोदी जी का आना और उनका सरकार का होना और रायसेन के किले का समाधान तो होगा ही। मैं शेरशाह सूरी से हार मानने वाली नहीं हूँ। कुल मिलाकर पत्रकार वार्ता में उमा भारती ने कई मुद्दों को छुआ। सुभाष चंद्र बोस की जयंती, उनके योगदान का जिक्र करते हुए पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि वीर सावरकर भारत रत्न ही हैं, बाकी केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। इसके अलावा उन्होंने यूसीसी को देश के लिए जरूरी बताया, तो पत्रकारों के कई सवालों के जवाब भी दिए। सावरकर जी का तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं बहुत सम्मान करती है। अब रही बात उनको भारत रत्न देने की, तो वो सरकार की जो कमेटी होती है उसके पास ये सारे नाम विचाराधीन होते हैं, वो फैसला करते हैं परामर्श के साथ में। लेकिन सावरकर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत रत्न हैं ही। अब बात है एक औपचारिक घोषणा की, तो मैंने कहा जो समिति जो नीतिगत फैसला लेती है वो होता है। सम्मान, उनके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं है। अब कांग्रेस मांग कर रही है, और इन्हीं सावरकर को कितनी गालियाँ दी अभी 2 साल पहले। मुझे कांग्रेस के चरित्र पर कुछ कहना नहीं। दूसरी बात आपने कही यूसीसी की, जो यूसीसी की बात है, इस देश में अगर हिंदू मुसलमान को संविधान के अनुसार चलाना है तो एक समान कानून बहुत जरूरी है। एक समान कानून की कड़ी में जब तक सब नहीं जुड़ेंगे, तब तक एक देश में 2 देश की भावना बनी ही रहेगी। और जब एक समान कानून होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, तो यहाँ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, वो शांति भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सामंजस्य भी बना रहेगा। बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अभाव से ही एक राष्ट्र में 2 राष्ट्र की अनुभूति होती है, ये खत्म हो जाएगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड तो युग धर्म है, आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकता, एकात्मता के लिए कानून का बंधन एक होना चाहिए, वो जरूरी है। प्रदेश सरकार के फैसलों से पूर्व सीएम उमा भारती डॉक्टर मोहन यादव की जमकर प्रशंसा करती नजर आईं और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। डेस्क रिपोर्ट, DNN।